प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर का इससे पहले 5 वीडियोज मैं अपलोड किया हूँ। ये 6वीं वीडियोज होगी और 3 फेज इंडक्शन मोटर की ये अंतिम वीडियो होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस चैप्टर को आज ख़त्म करना है। तो आज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के संबंध में, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर के संबंध में तथा स्लिप, कॉपर लॉस या कॉपर इनपुट के संबंध में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रायः लड़के जो स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। तो एक तरह से आपको ये लीडिंग दिलाने वाला वीडियो होगा जो औरों स्टूडेंट्स से आपको एग्ज़ाम में आगे ले जाएगा। 5 से 6 प्रश्न आप इस वीडियो से और स्टूडेंट की अपेक्षा आगे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल के सारे वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं और आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल अभी हम शुरू में पढ़ते हैं। तो डीसी में भी हम लोग पढ़ा था स्पीड कंट्रोल। तो स्टूडेंट, स्पीड कंट्रोल क्या होता है? मोटर को उसके निश्चित जो स्पीड होती है उससे थोड़ा सा अधिक या थोड़ा सा कम स्पीड पर चलाना ही क्या कहलाता है? स्पीड कंट्रोल कहलाता है। यह पहले डीसी मोटर में भी आप जान चुके हैं, वहाँ भी बहुत सारे मेथड आप देखे थे, आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर डाइवर्टर, आपको याद होगा। अब यहाँ आती है एसी की बात, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है? एसी है। तो एक क्वेश्चन तो वहाँ से रिलेटेड पूछता है कि किस मोटर का स्पीड कंट्रोल जो होता है अच्छा होता है? तो डीसी का होता है। क्योंकि डीसी महंगा था हमारा, फिर भी हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तो क्वेश्चन वहाँ से हो गया है। अब फिर भी यहाँ पर भी हम कुछ कर पाते हैं स्पीड कंट्रोल, उस चीज़ को देखिए। तो यहाँ 2 चीज़ें स्पष्ट है। एक क्या होता है, स्टेटर साइड से हम कंट्रोल करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, रोटर साइड से कंट्रोल करते हैं। तो स्टेटर साइड क्या होता है, रोटर साइड क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई हम जो देते हैं कहाँ देते हैं? स्टेटर पर देते हैं। और यहाँ क्या होता है, रोटनेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त होता है। वहीं फ्लक्स एयर गैप होते हुए कहाँ पहुँचता है? आपको रोटर पहुंचता है, जिस तरह ट्रांसफार्मर पहुंचता था। और क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसके कारण मोटर क्या करता है, रन करता है उसी दिशा में जिस दिशा में आपका रोटर फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स क्या करता है, घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। ये सारी चीज़ पिछले वीडियोज में आप पढ़ चुके हैं, पुनः एक बार देख लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं? हम सिंक्रोनस स्पीड आप कहते हैं NS से व्यक्त करते हैं। और इसका फॉर्मूला आप देखे थे 120 F/P था। अर्थात 2 चीज़ यहाँ क्लियर हो रहा है कि जो स्पीड निर्भर करेगा फ्रीक्वेंसी और पोल पर निर्भर करेगा। ये क्या हो गया, स्टेटर साइड फ्रीक्वेंसी क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टेटर से ही आएगी। सप्लाई हम कहाँ देते हैं? स्टेटर में देते हैं। और पोल कहाँ होगा? स्टेटर पर ही होगा। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है, इसीलिए इसको स्टेटर साइड भी कहा जाता है। स्टेटर साइड भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों को क्या कहते हैं, पोल से और फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल करते हैं। तो क्या होता है, स्टेटर कंट्रोल भी इसको कहा जाता है। हालांकि उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपसे जो पूछा जाएगा आपसे स्टूडेंट्स कि निम्न में से कितने विधियों से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए, हमने कहा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F यानी फ्रीक्वेंसी अपन P। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। और पोल बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, पोल कम होगा तो स्पीड अधिक होगा। क्योंकि इस फॉर्मूला से ज्ञात होता है। तो पहला का मेथड हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो बढ़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए 2 तरह से आपको पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी दुगनी कर दिया जाए तो स्पीड क्या होगी? भाई दुगनी हो जाएगी। आधी कर दी जाएगी तो क्या होगा, आधी हो जाएगी। मतलब जिस जो अनुपात उसमें इम्प्लीमेंट होगा
वही अनुपात स्पीड में भी एम्प्लेट होगा, क्योंकि है यह समानुपाती। स्पष्ट है। दूसरा क्या है, पोल परिवर्तन करके पोल को भी हम अगर बढ़ाते हैं तो स्पीड कम हो जाएगा, पोल कम होगा तो स्पीड अधिक होगा, क्योंकि क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। दो चीज़ आप समझ रहे हैं। तीसरा होता है स्लिप परिवर्तन करके। अब हम जानते थे, देखिए स्लिप परिवर्तन करके आप जानते थे, सीख चुके हैं कि जो रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बीच का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं स्लिप। ठीक है। और उस स्लिप परिवर्तन पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, उससे बहुत सारा, अब स्लिप किस पर निर्भर करता है, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इस चीज़ को देखते हैं। अब देखिए स्लिप परिवर्तन में 4 मेथड आता है, क्योंकि स्लिप किस पर डिपेंड करता है, 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक ना। 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, दूसरा क्या होता है, रिएस्टोर पर डिपेंड करता है, यानी प्रतिरोध पर रोटर के, उसे संबंधित हैं। एक कैस्केड कंट्रोल मेथड आता है इसके तहत, एक रोटर ईएमएफ आता है। तो ये सारों जो है स्लिप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसी आधार पर इसको बांट दिया गया कि स्लिप परिवर्तन करके उसमें 4 मेथड है। किसी किसी बुक्स में आपको मिलेगा स्लिप परिवर्तन नहीं मिलेगा, ये चारों मेथड लिख दिया जाएगा। तो आप यहाँ पूरी सही सटीक जानकारी जानिए कि मेथड 3 है। कौन कौन, फ्रीक्वेंसी है परिवर्तित करके, पोल परिवर्तित करके, और तीसरा स्लिप में परिवर्तन से होता है। तो स्लिप जिस पर डिपेंड करता है उससे अलग अलग एक मेथड उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, उस तरह से आपको जवाब देना है कि निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सारे हैं आपके, अगर स्लिप है तो स्लिप भी आंसर होगा, ठीक ना। अब जाइए एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं आपको कि स्लिप किस पर डिपेंड करता है और उसे क्या होता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पहला वोल्टेज देखिए, वोल्टेज बढ़ने से स्लिप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी तरह वहीं कहेंगे हम सप्लाई वोल्टेज होता है। आप देखते हैं कि अगर वोल्टेज घटाएंगे तो क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा, ठीक है, प्रोफेशनल है। और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात अगर स्पीड बढ़ेगा तो स्लिप का मान भी कम बेसी होगा, तो भी स्लिप पर डिपेंड करेगा। दूसरा है कि अगर आपका टॉर्क हम बढ़ाते घटाते हैं तो क्या होगा, और टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि रोटर प्रतिरोध पर निर्भर करता है। टॉर्क अगर घटाएंगे तो क्या होगा, स्पीड आपका, स्लिप क्या होगा, स्लिप बढ़ जाएगा, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। उसी तरह वोल्टेज अगर घटाएंगे तो टॉर्क क्या होगा, कम होगा, टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। तो इस चारों चीज़ों को समझिए, इस पर डिपेंड करता है, इसलिए अलग अलग परिवर्तन बनाया गया है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये ध्यान दीजिए। अब आप देखिए ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। अब आसानी से बता सकते हैं, पोल क्या होगा, एंटी प्रोपोर्शनल होगा, पोल बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड कम होगी, और पोल घटाने से क्या होगा, स्पीड कम होगा। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछेगा फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी चेंजिंग जो मेथड है वो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो उससे आपसे जब पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी चेंजिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंजिंग का प्रयोग जो होता है किसमें किया जाता है, पानी के जहाज़ों में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह बहुत महंगा होता है इसलिए इसका प्रयोग बहुत नहीं ज़्यादा किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे कि फ्रीक्वेंसी परिवर्तन करके स्पीड कंट्रोल कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो बड़े बड़े पानी के जहाज़ों में, ठीक है। दूसरा आ गया पोल चेंजिंग मेथड। तो पोल चेंजिंग मेथड में क्या हो गया, आप जान गए कि पोल बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड कम होगा, फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि क्या है, पोल्स एंटी प्रोपोर्शनल है स्पीड के, NS = होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, अब देखिए पोल तो भाई आप बनाते हैं कहाँ पर, स्पायरल केज मोटर में बनाते हैं, स्टेटर पर, ठीक है। और स्टेटर ध्रुव के अनुसार ही पोल परिवर्तित होता है किस पर, रोटर पर। ये एक तरह से बहुत आसान नहीं है पोल को चेंज करना, ठीक है, फिर भी बहुत जगहों पर थोड़ा मोड़ा किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कहाँ किया जाता है प्रयोग, तो औजारों में, टूल्स में जो प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है। और टूल्स के साथ साथ जहाँ भी रीजनरेटिंग ब्रेकिंग प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पोल घटा बढ़ा सकते हैं हम। तो याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि पोल परिवर्तन करके
स्पीड कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो टूल्स में, यानी यंत्रों में, जैसे ड्रिलिंग मशीन है, ये सब है। दूसरा क्या है, रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग में, ठीक है, रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आ गया सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज के लिए क्या होगा, तो सप्लाई वोल्टेज का प्रयोग जब हम करेंगे तो ये आप आगे पढ़ेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो हम स्टेटर प्रयोग करते हैं, स्टार्टर, उसमें इस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे हम तो हमारा स्पीड अधिक होगा और घटाने से क्या होगा, कम होगा। तो इसका प्रयोग जो छोटी आकार के मशीनों में किया जाता है, खासकर सिंगल केज इंडक्शन मोटर में। याद रखिएगा इसमें क्या करते हैं, इसको छोटी मशीनों में लिख लीजिएगा, छोटी मशीन में, और खासकर सिंगल केज, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 2 तरह का होता है स्क्वायरल केज, सिंगल केज, सिंगल फेज मोटर में। तीसरा आपका आता है रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड। तो चूँकि आप जानते हैं पिछले चैप्टर में हम लोग टॉर्क जो पढ़े हैं, तो हम लोग देखें कि स्लिप प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, रोटर रेजिस्टेंस के, ठीक है, और स्पीड जो होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है रोटर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। पहले भी हमने बताया है कि स्लिप और रेजिस्टेंस का क्या प्रयोग है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये रिलेशन अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, स्लिप क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, जबकि स्पीड क्या होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात रोटर का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्लिप के मान में वृद्धि होगी। अगर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि रोटर का प्रतिरोध बढ़ाने से स्लिप के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, वृद्धि होगा। रोटर का प्रतिरोध अगर घटेगा तो स्लिप का मान क्या होगा, कम होगा। और जस्ट इसी को उठाता, अर्थात मोटर की गति कम हो जाएगी। अगर स्लिप बढ़ेगा तो क्या होगा, मोटर की गति कम हो जाएगी, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर को वहीं कहते हैं हम स्लिप। इसलिए क्या होगा, जैसे ही स्लिप का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, मोटर की गति कम हो जाएगी, रोटर की स्पीड कम हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, बाह्य प्रतिरोध को कंट्रोल करके रोटर की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोटर रेजिस्टेंस को कंट्रोल किस मोटर में किया जाता है, तो स्पेशली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है, न कि स्क्वायरल केज में। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए 3 पूछेगा कि रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड किस मोटर में प्रयोग किया जाता है, किस इंडक्शन मोटर में, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। और इसे बाह्य रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि रोटर रियोस्टेट कंट्रोल किस में किया जाता है, स्लिप रिंग में, न कि स्क्वायरल केज में, ठीक है। अब आता है चौथा, कैस्केडे कंट्रोल। कौन सा है, कैस्केडे कंट्रोल। आइए देख लेते हैं कैस्केडे कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए कैस्केडे कंट्रोल है। कैस्केडे कंट्रोल तभी संभव है जब 2 इंडक्शन मोटर प्रयोग करते हैं, ठीक है। 2 इंडक्शन मोटर हम प्रयोग करते हैं। इस विधि में 3 फेज 2 इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है। एक उसमें से एक क्या होगा, स्लिप रिंग होना अनिवार्य है। कौन सा होना चाहिए, स्लिप रिंग मोटर होना चाहिए। देखिए एक क्या है, ये स्लिप रिंग मोटर है। एक कुछ भी हो सकता है, एक स्क्वायरल केज भी हो सकता है, लेकिन एक इसमें स्लिप रिंग होना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैस्केडे कंट्रोल मेथड में कितने मोटर कम से कम होने चाहिए, 2। कौन कौन सा, एक स्लिप रिंग और एक कोई भी हो सकता है, स्क्वायरल केज हो या सिंगल स्क्वायरल केज हो या डबल स्क्वायरल केज हो, लेकिन एक स्लिप रिंग होना अनिवार्य है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछेगा आपसे कि स्लिप रिंग पहली मोटर क्या होगा, और रोटर वाइंडिंग के पहली मोटर को क्या करते हैं, रोटर वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं, दूसरी मोटर को स्टेटर वाइंडिंग से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दूसरी मोटर को, रोटर वाइंडिंग को पहली मोटर के स्लिप रिंग से संयोजित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, स्लिप रिंग है, तो पहली मोटर के रोटर को इसमें जोड़ दिए और इसका इसके जोड़ दिए। तो यहाँ नोट कर लीजिए, इस विधि में 2 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है,
जिसमें एक क्या होगा, अनिवार्य रूप से स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होना चाहिए, जो किससे जुड़ा होगा, सप्लाई से जुड़ा होगा। सब आप क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछता है आपसे, देखिए यहाँ पर फिगर मैंने बना दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कैस्केडे कंट्रोल मेथड में, कैस्केडे स्पीड कंट्रोल मेथड, पहले तो क्वेश्चन हो गया कैस्केडे कंट्रोल मेथड किस मोटर में प्रयोग होगा, डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज स्क्वायरल मोटर, तो क्या होगा 3 फेज होगा, ये तो क्लियर हो गया। और 3 फेज में कितना हो गया, तो इस मेथड में 2 मोटर चाहिए, एक स्लिप रिंग चाहिए और एक क्या चाहिए, कोई भी चाहिए, स्लिप रिंग हो चाहे ना हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। अब स्लिप रिंग जो मोटर होगा किससे जुड़ा होगा, वो जुड़ा होगा सप्लाई से, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कैस्केडे कंट्रोल मेथड में सप्लाई से जुड़ने वाली मोटर कौन होती है, तो स्लिप रिंग होती है, या स्लिप रिंग मोटर किससे जुड़ी होती है, तो सप्लाई से जुड़ी होती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पूछा जाता है। और इसके साथ साथ क्या होगा, पहली मोटर के वाइंडिंग को दूसरी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग से, ठीक है। अब देखिए इसका इससे जुड़ गया, और दूसरी मोटर को रोटर वाइंडिंग को पहली मोटर के स्लिप रिंग से संयोजित किया जाता है। इस प्रकार मोटर की कुल आउटपुट क्या होती है, दूसरे मोटर की कुल इनपुट होता है, और यांत्रिक रूप से क्या होगा, दोनों मोटरों समान गति से चलती है। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन पैदा होता है, तो हम उस चीज़ को भी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा होता है कि अब जब पहली मोटर क्या हो, केवल पहली मोटर में सप्लाई दिया जाता है तब क्या होगा, स्पीड, ठीक है। तो जब पहली मोटर में सिर्फ सप्लाई दिया जाएगा तो जो स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू, हम जानते हैं 120 F और P होता है। अब पहली मोटर है तो पहली मोटर को हम A लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ भी लिख देंगे A, यानी पोल की संख्या जो A होगी वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि दो, आप देखिए आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, समझ लीजिए। कहेगा कि अगर दो मोटर को हम कैस्केड स्पीड कंट्रोल मेथड से क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, पहली इतने पोल का है, दूसरी इतने पोल का है, तो बताइए इसका पहली का सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, टोटल दोनों मिला के कितना सिंक्रोनस स्पीड होगा। तो क्या होगा, जो पहली स्पीड है उसी का सिंक्रोनस स्पीड होगा, यानी जो पोल की संख्या हम लिखेंगे 120 F तो होगा ही फ्रीक्वेंसी, जब पोलों की संख्या होगी वो PA होगी, यानी जो पहली मोटर होगी A मोटर, उसकी पोल की संख्या हम यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा कि जब कॉल दूसरी मोटर को हम सप्लाई देते हैं तब क्या होगा, तो भाई वही होगा जिस तरह से हम लिख देंगे NS इक्वल टू 120 F अपॉन, दूसरी मोटर को हम B लिखे हैं और चाहे 2 लिखे हों, तो पोल हो गया, B मोटर का पोल का संख्या लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जब दोनों मोटर एक साथ समान दिशा में चलाए जाए, ठीक है, तब क्या होगा, समान दिशा में चलाए जाते हैं तो आप जानते हैं उसको अपेक्षित क्या कहते हैं, आप ट्रेन और समय का पढ़े होंगे चैप्टर मैथ में, तो क्या होता है, माइनस होता है, समान दिशा में चलता है तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस होगा, PA माइनस PB, पोलों की संख्या क्या होगा, PA माइनस PB होगा। जब दोनों विपरीत दिशा में चलाया जाए तब क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 4 कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ चारों क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आप बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट तरीका में आपको बताया हूँ। तो 4 कंडीशन फिर से रिपीट कर लीजिए। अगर पहली मोटर में सप्लाई किया जाए तो 120 F अपन क्या होगा, PA होगा, दूसरी मोटर में सप्लाई दिया जाए तो PB होगा, दोनों समान दिशा में चलाया जाए तो क्या होगा, स्पीड मोटर की 120 F PA माइनस PB, और दोनों विपरीत दिशा में चला जाए तो PA प्लस PB। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एक, और ये क्वेश्चन आप लीड ले सकते हैं अदर स्टूडेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल उठता है कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप, हमने पढ़ा है शुरू में ही। ये देखिए जो इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर में क्या था, हमारा स्टेटर था और रोटर था, दोनों के बीच में गैपिंग था, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं था। जिस तरह ट्रांसफार्मर में हमारा था कि ट्रांसफार्मर में क्या होता था, हमारा ये हम सप्लाई देते थे प्राइमरी में, और सेकेंडरी में फ्लक्स एयर थ्रू लिंक होता था। उसी तरह 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है, इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो यहाँ भी वही होता है कि हम सप्लाई देते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, और ये क्या होता है, यहाँ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, और ये एयर में लिंक होकर क्या होता है, आपका
एयर में लिंक होकर क्या होता है, रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न करता है जो शॉर्ट सर्किटेड होता है, टॉर्क उत्पन्न करता है और उसी दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। लेकिन अब यहाँ अगर स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप बढ़ेगा और घटेगा तो उस पर क्या क्या डिपेंड होता है, इस चीज़ का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप जितना कम होगा, ठीक है, क्या होगा, कम से कम रखनी चाहिए। क्यों कम से कम रखनी चाहिए? क्योंकि इससे मैग्नेटिक करंट कम लॉस होगा, यानी फ्लक्स क्या करना है, एयर में हमको सेटअप कराना है तो ज़्यादा हमको लीकेज नहीं होगा, और इसका प्रभाव सीधे सीधे क्या करता है, पावर फैक्टर पर पड़ता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, उससे सारा आपका काम हो जाएगा। तो क्या होता है, अगर मैग्नेटिक करंट प्रोपोर्शनल टू एयर गैप और एंटी प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर मैग्नेटिक करंट हम बढ़ाते हैं तो एयर गैप का मान क्या होगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, एयर गैप बढ़ेगा तो मैग्नेटिक करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जब तक मैग्नेटिक करंट मान नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये लिंक ही नहीं हो पाएगा, हमको ज़्यादा करंट चाहिए मैग्नेटाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन जब पूछेगा आपसे कि एयर गैप का मान बढ़ने से मैग्नेटाइजिंग करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। एयर गैप से कम होने से मैग्नेटाइजिंग करंट का मान क्या होता है, कम होता है। और यही उल्टा क्वेश्चन कि एयर गैप बढ़ने से पावर फैक्टर क्या होगा, तो एयर गैप बढ़ेगा तो पावर फैक्टर कम होगा, और एयर गैप घटेगा तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप यहाँ से इस फॉर्मूले से आप याद कर रख सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे यहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ नो लोड पर मैग्नेटाइजिंग करंट भी पूछता है कितना होता है। तो जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े थे कि क्या होता है, देखिए जब हम सप्लाई देते हैं यहाँ पर प्राइमरी में, तो क्या होता है कि इसमें इंडक्टेंस होता है, इसके साथ साथ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि दो तरह से निर्भर करता है, एक वाटफुल कंपोनेंट होता है, एक क्या था हमारा म्यू से भी दर्शाते हैं, और एक क्या था IW था। और ट्रांसफार्मर इसमें अंदर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में एक क्या होता है, सेकेंडरी खुला होता है, यहाँ क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आ गया। क्वेश्चन जो पूछता है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है, यानी जो मैग्नेटाइजिंग के लिए इफेक्ट डालता है, वो कितना होता है, फुल लोड का 2 से 3% होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, 25 से 27% होता है। तो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैग्नेटाइजिंग करंट फुल लोड का कितना परसेंट होता है, तो 25 से 27% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैग्नेटाइजिंग करंट कितना होगा, फुल लोड का 25 से 27% होता है। जबकि ट्रांसफार्मर में क्या कितना होता है, 2 से 3% होता है। ट्रांसफार्मर चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट होता है जो दो तरह से होता है, नो लोड करंट, वो क्या होता है, वाटरफुल करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट। तो वाटरफुल करंट आयरन लॉस को व्यक्त करता है, जबकि मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स सेटअप कराने के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ एयर गैप होता है और इसीलिए यहाँ पर अधिक होता है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्टर की चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आप स्टार्टर के बारे में पढ़े होंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का कार्य क्या है। तो स्टार्टर का कार्य हम जानते हैं कि स्टार्टर का कार्य क्या हुआ है। स्टार्टर कार्य है कि स्थिर अवस्था में क्या होता है, स्लिप का मान अधिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है, 100% होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सप्लाई देते हैं, पिछले वीडियो में हम चर्चा किए हैं इस बात का, जब हम सप्लाई देते हैं तो मोटर क्या होता है, उस समय नहीं घूमता है। स्टेटर पर सप्लाई देंगे, रोटर स्थिर होता है। जब एयर फ्लक्स आता है, इसमें शॉर्ट सर्किटेड होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, तब ये रोटर घूमता है। माने कुछ सेकंड तक क्या होता है, ये रोटर नहीं घूमता है। उस स्थिति में स्लिप का मान क्या होता है, अधिक होता है। अब स्लिप का मान अधिक होने से क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है कि जो करंट होता है सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होता है, इसलिए क्या होगा, करंट का मान 5 से 7 गुना बढ़ जाता है। इसलिए स्टेटर का काम क्या है कि स्टेटर क्या करता है कि धारा को कम करता है, और धारा को कम करता है। जब मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो क्या करते हैं हम, धीरे धीरे स्लिप का मान भी कम हो जाता है और हम स्टार्टर को हटा लेते हैं।
तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, डीसी में भी पढ़ चुके हैं आप कि स्टार्टर का काम क्या है, धारा को कम करना। तो यहाँ भी आएगा क्वेश्चन, यही होगा, धारा को कम करना। क्या होगा? स्टार्टिंग करंट को कम करना, क्योंकि स्टार्टिंग करंट स्लिप का मान अधिक होने के कारण ज़्यादा लेता है। तो एक क्वेश्चन हो गया कि स्टार्टिंग करंट शुरू में कितना होता है, तो 5-7 गुना होता है रनिंग करंट का। और क्यों होता है? क्योंकि स्लिप का मान अधिक होता है, इसलिए। अब देखिए यहाँ स्टार्टर की बात आती है, तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है अथवा नहीं है। तो ये 4 है आपको, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। अब देखिए एक तो क्वेश्चन पूछेगा, एक डीसी वाला मिला देगा इधर से, या डीसी वाले में से एक उधर मिला देगा। डीसी में अभी पढ़े थे 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो एक तो नाम याद रखना है कौन कहाँ से है। एक तो क्वेश्चन इसमें से पूछ देगा कौन डीसी का कौन एसी का है, एक उधर से इधर कर देगा, एक उधर से उधर कर देगा। तो ये आपको कन्फ्यूजन करेगा। तो अब यहाँ याद रखेंगे DOL स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर स्लिप रिंग, वहाँ क्या था 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ये तो क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा कि DOL स्टार्टर जो है वो कितने HP तक के मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये 5 HP तक के मोटर में प्रयोग किया जाता है, कौन? DOL स्टार्टर। फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर कितना प्रयोग किया जाता है? ये 5 से 20 होता है, 5 से 20 HP। और इसके साथ साथ ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो 20 HP से ज़्यादा के लिए होता है। क्या होता है? एबव 20 HP। और स्लिप रिंग जो होता है ये होता है स्लिप रिंग मोटर के लिए ओनली फॉर, ये तीनों स्क्वायरल केज के लिए है, ये जो है किसके लिए? स्लिप रिंग मोटर के लिए, या इसको वाउंड रोटर भी कहा जाता है, मोटर भी कहा जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 4 क्वेश्चन। दूसरा अब आपसे आता है कि DOL स्टार्टर के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो एक देखिए फिगर भी पूछ देता है आपको, ये फिगर याद रखिएगा आप लोग। DOL स्टार्टर का, DOL स्टार्टर क्या होता है? एक क्वेश्चन तो आ गया कि 5 HP तक का क्या होता है? स्पायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि 2 इसमें सेफ्टी भी होता है, कौन? नो लोड करंट के लिए और फुल लोड करंट के लिए। और यह डेल्टा में कनेक्ट करके चलाते हैं। इसका प्रारंभ किससे होता है? डेल्टा में होता है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, देखिए डेल्टा का फिगर भी है। तो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपको, एक फिगर याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे कि 9 वोल्ट कॉइल का क्या कार्य है और फुल क्या बोलते हैं, नो लोड करंट प्रदान करता है, और ओवरलोड करंट का क्या काम है। ये सुरक्षा की दृष्टि से है और 5 HP तक होता है, और यह स्पायरल केज मोटर को प्रारंभ करता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये देखिए इसका फिगर है। स्टार डेल्टा प्रयोग हम पहले ही जान चुके हैं कि 5 HP से 20 HP तक के स्क्वायरल केज मोटर को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। इसमें स्टेटर वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट होती है, और इसके पश्चात क्या करते हैं, स्टार में कनेक्ट करने पर लाइन वोल्टेज क्या होता है? लाइन वोल्टेज का 1/3 वोल्ट मिलता है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रारंभ में कितना मिलता है। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है? 1/3 वोल्ट मिलता है, ठीक ना। इस प्रकार प्रारंभिक धारा भी कम हो जाती है। प्रारंभिक धारा क्यों कम हो जाती है? इसका मतलब कि हमने शुरू में ही बताया कि जब ही हम क्या होगा, स्लिप का मान पर निर्भर करेगा। तो ये स्लिप का मान अधिक रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, इसीलिए स्टार में कनेक्ट करते हैं। जब मोटर को पूर्ण गति प्राप्त कर लेगा तो डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, और लाइन वोल्टेज क्या होता है? फुल मान प्राप्त होने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं AC थ्योरी में आप पढ़ चुके होंगे, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज डेल्टा में होता है, ठीक है। अब स्टार की अपेक्षा क्या होगा, 1/3 गुना शक्ति विकसित हो जाएगी इसमें, और मोटर स्टार्ट हो जाएगी और चलेगी। तो इससे बहुत क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, 2 क्वेश्चन पूछेगा यही कि प्रारंभ में ये वोल्टेज कितना होता है। तो वोल्टेज चाहे करंट कम करने के लिए क्या करते हैं, तो स्टार में जोड़ते हैं, और स्टार में क्या होता है, लाइन वोल्टेज 1/3 वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। और जब लाइन वोल्टेज अधिक होगा तो फेज करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ करंट को कम कर लेते हैं।
तीसरा आता है आपका स्लिप रिंग स्टार्टर। तो स्लिप रिंग स्टार्टर हम जानते हैं कि क्या करते हैं इसको, ये फिगर है देखिए, ये क्या है, बाहरी रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो इसका फिगर भी पूछ लेता है आपको कि क्या करता है कि स्लिप रिंग किससे जुड़ा होता है, तो क्या होता है, बाहरी रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है और शॉर्ट सर्किटेड होता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्लिप रिंग स्टार्टर के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग स्टार या डेल्टा दोनों प्रकार के संयोजित में कर सकते हैं हम, ठीक है। स्टार या डेल्टा दोनों प्रकार के, स्टार डेल्टा कर रहे हैं यहाँ, तो मतलब कि स्लिप रिंग हो गया। इसमें भी क्या होता है, नो लोड और ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया जाता है। और नो लोड क्या करेगा, कम वोल्टेज पर ऑफ कर देगा, ओवरलोड क्या करेगा, अधिक वोल्टेज पर ऑफ कर देगा। मोटर लगभग रेटेड वोल्टेज जब प्राप्त कर लेती है तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और स्लिप रिंग को क्या करते हैं, शॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बाहरी प्रतिरोध अलग हो जाता है, ठीक ना, बाहरी प्रतिरोध अलग हो जाता है। तो इसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब आता है क्वेश्चन आपसे कि रोटर इनपुट और कॉपर लॉस और आउटपुट में संबंध, इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए। अब इसमें क्या होता है, देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए पूछ दिया कि, नोट कर लीजिए इसको, रोटर इनपुट अपॉन कॉपर लॉस के बीच में क्या संबंध होगा, तो एंटी प्रोपोर्शनल स्लिप का होगा, 1/s का होगा। अब यहाँ से केमिकल दे देगा कि रोटर इनपुट इतना है, कॉपर लॉस इतना है, स्लिप इतना है, तो किसी एक चीज़ का मान निकालने के देगा, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसको नोट स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, रोटर इनपुट अपॉन कॉपर लॉस इक्वल टू 1/, स्लिप का होता है संबंध। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आपको कि कॉपर लॉस अपॉन रोटर आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, तो स्लिप अपॉन 1/s होगा। इससे भी जो क्वेश्चन आएगा आप पढ़ सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। एक चीज़ निकालने को देगा आपको, कॉपर लॉस इतना है, रोटर आउटपुट इतना है, तो स्लिप कितना है, तो एक का मान क्या होगा, तो ये निकाल सकते हैं आप। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, रोटर आउटपुट बटे रोटर इनपुट, जिसको एफिशिएंसी भी हम कहते हैं, दक्षता ही होता है। तो दक्षता निकालना हो या इसको निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट इक्वल टू 1/s अपॉन s। इसको भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके साथ साथ दो टर्म और आता है, एक कॉगिंग और दूसरा क्रॉलिंग। इसके बारे में भी जान लीजिए, कॉगिंग क्या है और क्रॉलिंग क्या है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है और क्या होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो लिखिए, पहले देखते हैं कॉगिंग को, ठीक है। तो क्वेश्चन एक पूछता है आपसे कि मोटर में कॉगिंग क्या होता है। तो कॉगिंग स्टूडेंट्स क्या होता है कि मोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग को क्या कहते हैं, कॉगिंग कहते हैं। मैग्नेटिक लॉकिंग को क्या कहते हैं, कॉगिंग कहते हैं। तो कॉगिंग शब्द एक आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहले देखिए कॉगिंग क्या है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में कॉगिंग तब होती है जब मोटर के रोटर में खांचे क्या हो, बराबर हो जाए, ठीक है। मोटर के खांचे और रोटर के खांचे का बराबर हो जाए तो क्या होगा, कॉगिंग हो जाएगा। कॉगिंग मतलब लॉक हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि रोटर के खांचा जो होता है अधिक बनाया जाता है, किससे, स्टेटर के खांचे से। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा कि कॉगिंग क्या है, तो कॉगिंग एक मैग्नेटिक लॉकिंग है। और यह कब होता है, जब रोटर के और स्टेटर के खांचों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यह लॉकिंग हो जाता है। इसीलिए रोटर के स्लॉट्स क्या होते हैं, अधिक होते हैं स्टेटर के स्लॉट्स के। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको रोटर का स्लॉट कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए तो कम होना चाहिए, तो अधिक होगा रोटर स्लॉट्स
रोटर स्लॉट्स ग्रेटर देन स्टेटर स्लॉट, ठीक ना। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और यह बराबर नहीं होना चाहिए कभी किसी भी स्थिति में। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कॉगिंग को समाप्त करने के लिए रोटर को कैसा बनाया जाता है। तो आप देखे होंगे हमने कहा कि थोड़ा तिरछा बनाते हैं, इसका भी कारण क्या होता है, कॉगिंग को समाप्त करना ही होता है। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा, कॉगिंग क्या है, मैग्नेटिक लॉक है, और यह कब होगा, जब स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स पोल नहीं, ध्यान रखिएगा स्लॉट्स की बात हो रही है, पोल बराबर होता है, रोटर पोल और स्टेटर पोल बराबर होता है, लेकिन स्लॉट की संख्या क्या होती है, कम बेसी होती है। रोटर स्लॉट्स अधिक होगा स्टेटर स्लॉट से, और तिरछा बनाया जाएगा। ये हो गया कॉगिंग से क्वेश्चन। दूसरा आता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कॉगिंग और क्रॉलिंग में। तो क्रॉलिंग किसे कहते हैं, क्राउलिंग, तो जो क्राउलिंग होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा कि हार्मोनिक से एक शब्द आता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जब मोटर अपने एक्चुअल स्पीड से 1/3 स्पीड से काम करता है या बहुत कम गति पे चलता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं क्राउलिंग, ठीक है। क्या होता है, क्राउलिंग। और क्राउलिंग जो होता है किस कारण होता है, टोटल टॉर्क कम होने के कारण ऐसा होता है। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि क्रॉलिंग क्या है। तो क्रॉलिंग क्या है, जब मोटर अपने स्पीड से 1/3 स्पीड से चले या इससे भी कम चले तो वो स्थिति क्रॉलिंग कहलाती है। कॉगिंग क्या कहलाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग कहलाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि मोटर को 3 फेज इंडक्शन मोटर को उल्टी दिशा में चलाने के लिए क्या करेंगे, तो किसी 2 फेज के कनेक्शन को बदल देंगे। इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी टर्म्स को अच्छी तरह से समझे होंगे। सारे क्वेश्चन भी हमने करीब करीब इसमें डिस्कस किया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट्स आएगा, जिसको बना लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा, 6 वीडियोज़ है 3 फेज इंडक्शन मोटर के, और यह एक ऐसा चैप्टर है कि आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। अदर स्टूडेंट्स की अपेक्षा यहाँ से 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। 4-5 वीडियोज़ अपलोड मैंने किया हूँ, 6 वीडियोज़, सभी को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, मैं पुनः वीडियोज़ बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।